क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे व्यक्ति को कैंसर हो गया जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी गुटखा बीड़ी तंबाकू इनको हाथ तक नहीं लगाया, कभी दारू तक नहीं पी। तो क्या कैंसर इन सभी कारणों से होता है? और इनके अलावा अगर हम इनसे परहेज़ करें तो क्या हमें कैंसर नहीं हो सकता है? आखिर कैंसर होने का रीज़न होता क्या है? इसके खतरे क्या क्या हो सकते हैं? अगर हम उन रीज़न से दूर रहें तो क्या हम सेफ़ हैं, हमें कैंसर नहीं हो सकता है? तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं ब्लड कैंसर के बारे में, उसके रीज़न्स के बारे में। और कोई भी बीमारी हो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी जिसका इलाज अभी तक पूरी तरह से क्योर इलाज अभी तक नहीं संभव हो पाया है, लेकिन आई होप के फ्यूचर में संभव हो जाए। ऑफ कोर्स होगा ही। तो आइए देखते हैं ब्लड कैंसर के टाइप्स क्या होते हैं। ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, ये सारे टाइप्स होते हैं। जो ल्यूकीमिया होता है, ल्यूकोसाइट जो कि होता है WBC, तो जो ल्यूकीमिया होता है ये WBC से रिलेटेड कैंसर होता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, WBC का जो नंबर होता है वो बढ़ जाता है। अब आगे हम समझेंगे कि जो WBC है वो बनता कहाँ पे है और क्यों इनका जो नंबर है वो बढ़ जाता है। तो ल्यूकीमिया दो टाइप का होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब होता है कि ये अचानक से बढ़ जाना, और क्रॉनिक का मतलब होता है ये धीरे धीरे बढ़ता है और लॉन्ग टाइम तक रहता है। लिम्फोमा का जो कैंसर होता है ये लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर होता है, जिसमें लिम्फ नोड, स्प्लीन और थाइमस इनका कैंसर होता है। तो ये दो टाइप का होता है, हॉटकिन लिम्फोमा और नॉन हॉटकिन लिम्फोमा। तो थर्ड है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा जो होता है ये प्लाज्मा सेल्स का कैंसर होता है, जिसकी वजह से हड्डियों में दर्द, एनीमिया यानी कि RBC का नंबर जब कम हो जाता है तो वो कंडीशन एनीमिया कहलाती है, यानी कि खून की कमी। किडनी प्रभावित होती है, ये सारे लक्षण होते हैं मल्टीपल माइलोमा के। ये क्यों होता है, यानी कि कैंसर क्यों होता है, चाहे वो ब्लड कैंसर की बात करें या फिर किसी भी कैंसर की बात करें, तो जेनेटिक म्यूटेशन के कारण यानी कि DNA में बदलाव के कारण असामान्य सेल्स की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उस पर कोशिकाओं का जो नियंत्रण होता है वो कम हो जाता है। रेडिएशन एक्सपोजर के कारण, रेडिएशन कोई भी हो सकता है, परमाणु विकिरण या फिर एक्सरेज, गामा रेज अधिक मात्रा में होंगी, इसीलिए जब तक ज़रूरी ना हो तब तक एक्सरेज, इन रेज से दूर रहना चाहिए। जैसे अगर आप लोग माइकल जैक्सन को जानते हो तो वो बहुत ज़्यादा पजेसिव थे अपनी हेल्थ को लेके, तो वो इतना ज़्यादा कॉमन हो गया था उनके लिए एक्सरा करवाना कि उनकी बॉडी में जो एक्स रेज थी उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई थी। जो रेडिएशंस होते हैं ये जो नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं उनको डैमेज करती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं। केमिकल्स जैसे कि बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, कीटनाशक और औद्योगिक रसायन। ये जो बेंजीन और फॉर्मेल्डिहाइड है ये फूड में और कॉस्मेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, और टेस्ट एनहांस के लिए भी यूज़ हो सकता है, यानी कि फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इनका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं ये फूड और कॉस्मेटिक की शेल्फ लाइफ तो बढ़ा देते हैं, लेकिन इंसानों की शेल्फ लाइफ को कम कर देते हैं। तो इन हानिकारक केमिकल से दूर रहना चाहिए। मैंने इस पे एक वीडियो भी डाली थी, कॉस्मेटिक्स और फूड में कौन कौन से हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ उसको विजिट करना। वायरल इन्फेक्शंस यानी कि EVP, जो एप्स्टीन बार वायरस होता है, HTLV-1 और HIV, इन वायरस की वजह से कैंसर हो सकता है, संभावना हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट से, बहुत सारी स्टडीज से पता चला है कि ये जो वायरसेस होते हैं ये कैंसर से लिंक हैं। स्मोकिंग और टोबैको यानी कि धूम्रपान सभी प्रकार के कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं, क्योंकि स्मोकिंग में, टोबैको में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, 100 से भी ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, जिनको हमारी बॉडी में ये केमिकल्स जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ख़राब कर देते हैं। वीक इम्यून सिस्टम की वजह से होता क्या है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो कमज़ोर होने की वजह से जो दूसरी सेल्स होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्मल कोशिकाओं का नियंत्रण होता है वो कंट्रोल में नहीं रहता है। जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री यानी कि आनुवांशिक तौर पर भी कैंसर का खतरा होता है, कि अगर वो जीन्स हमारी फैमिली में किसी में एक्टिव थे तो हो सकता है कि आने वाली जनरेशन में किसी में कैंसर का कारण बन सके। सिम्टम्स क्या होते हैं, लगातार थकान, खून की कमी, बार बार इन्फेक्शन होना, बुखार, बिना कारण से वजन घटना, बोन में पेन होना, सॉलन, लिम्फ नोड यानी कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं, लसिका गांठ हैं, उनमें सूजन रहना। तो आजकल की लाइफ स्टाइल जैसी है लोगों की, तो ये सारे सिम्टम्स आम हो सकते हैं। आप लोग डरना मत कि ये सारे सिम्टम्स तो हमें भी हैं। तो लगातार थकान, क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी रहती नहीं है इसलिए थकान हो सकती है। खून की कमी, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी है, ज़्यादा
फास्ट फूड पे ज़्यादा टिके हुए हैं और अच्छा खाना बैलेंस डाइट हो नहीं रही है, तो हो सकता है खून की कमी हो। बार बार इन्फेक्शन यानी कि जो इम्यूनिटी है वो किसी की वीक हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कैंसर है। बुखार भी हो सकता है, बिना कारण से वजन घट सकता है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा सीरियस वाला है या फिर लगातार होता रहता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और बॉडी ऐसे जो इश्यूज़, बड़े बड़े इश्यूज़ बॉडी में अगर होते हैं तो बॉडी साइन देती है, सिम्टम देती है उसके कि तुम्हारी बॉडी में कोई बीमारी है या फिर कोई भी बीमारी पनप रही है, तो उसके लिए बॉडी साइन देती है, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि जो ब्लड होता है ये आखिर बॉडी में बनता कहाँ पे है। तो जो हमारी बोन्स होती हैं उनके बीच में, हमारी बोन्स के बीच में यहाँ पे पाया जाता है बोन मैरो। ये होता है बोन मैरो जिसको अस्थि मज्जा कहते हैं। तो बोन मैरो में बनते हैं ब्लड सेल्स। अब इस ब्लड सेल में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये ब्लड सेल्स बनती हैं। तो जो इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, ये सारी सेल्स इसमें बनती हैं। अब अगर WBC का नंबर इसमें बढ़ गया, मान लो कि बोन मैरो किसी का जो है वो किसी कारण से पगला गया। अब इसमें होता क्या है, अगर हम जेनेटिक लेवल पे देखें तो जेनेटिक लेवल पे जो P53 जीन होता है ये गड़बड़ हो जाता है, ये खराब हो जाता है, जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। ये तो ट्यूमर को सप्रेस करके रखता है। जब भी ये P53 जीन अपना काम अच्छे से नहीं करेगा तो ये जो ऑन्कोजीन्स होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। ऑन्कोजीन्स कहते हैं जो कि कैंसर से रिलेटेड जीन्स होते हैं। तो ऑन्कोलॉजी कैंसर की स्टडी कहलाती है। ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर का स्पेशलिस्ट होता है। तो ये जो ऑन्कोजीन्स होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेल्स होती हैं इनका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगता है। और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, इसी को कैंसर बोला जाता है। तो जैसे ही ये बोन मैरो किसी कारण से पगलाएगा और ये WBC नॉर्मल से ज़्यादा बनाएगा, तो ये जो नॉर्मल से ज़्यादा WBC हैं ये बहुत खतरनाक काम करती हैं, क्योंकि नॉर्मल से ज़्यादा नंबर जो है WBCs का, तो इसकी वजह से होगा क्या, RBC और प्लेटलेट्स का जो नंबर है वो कम हो जाएगा। जिसकी अब इसमें थकान क्यों होती है कैंसर में, क्योंकि RBC का नंबर कम हो गया है। और इसमें जो इन्फेक्शन का खतरा होता है, और इसमें एक खून की यानी कि जब चोट लगती है तो जो खून बहने की समस्या होती है ये ज़्यादा हो जाती है। किस कारण से होती है, क्योंकि प्लेटलेट्स का नंबर भी कम हो रहा है। तो प्लेटलेट्स करती क्या है, ये एक एंजाइम के साथ चिपककर क्लॉट बनाती हैं, और जब प्लेटलेट्स कम हो गई तो क्लॉट जल्दी नहीं बन पाएगा। इसीलिए कैंसर पेशेंट्स में जो खून बहने की समस्या होती है वो हो सकती है। तो जब भी WBC का नंबर ज़्यादा होगा, जो कि कंडीशन कहलाती है ल्यूकीमिया, और RBC और प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है, जब भी WBC का नंबर इंक्रीज होता है तो जो नॉर्मल WBCs होती हैं उनका काउंट कम होता है। यानी कि ऐसा समझिए कि अगर एक परिवार में 6 लोग हैं तो 4 लोग ऐसे होंगे जो कुछ काम नहीं करेंगे, 2 लोग ऐसे होंगे जो जिन पे पूरे घर की जिम्मेदारी होगी। तो वो 2 लोग बेचारे क्या क्या कर लेंगे। तो वैसे ही ये जो कम WBCs का नंबर होता है, जो कि एक्चुअल में इम्यून सिस्टम को अच्छे से यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड कर पा रही हैं, तो इनकी वजह से जो ये WBCs होती हैं ये अपना दबदबा कायम कर लेती हैं। और जब ये WBC अपना दबदबा कायम करती हैं तो ये ट्यूमर की कंडीशन होती है, यानी कि ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर की कंडीशन होती है। अब इस कंडीशन में होगा क्या, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो इसका ट्रीटमेंट एक ही होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, या फिर ये जो बोन मैरो है इसका ट्रांसप्लांटेशन हो जाए, क्योंकि यहीं पे सारी गड़बड़ी है। तो जब हम रूट का इलाज करेंगे तभी इलाज हो पाएगा। तो ये जो बोन मैरो है तो इसका ट्रांसप्लांटेशन जब होगा तो इसका क्योर तो हो जाएगा, यानी कि जो ब्लड कैंसर है वो हो जाएगा, ब्लड कैंसर है तो ट्रीट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो जेनेटिक लेवल पे जो चेंज आया है उसका क्या करेंगे, तो इसका बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है ये कैसे होता है। जैसे ईयर पियर्सिंग होती है, नोज पियर्सिंग होती है, वैसे ही अब यहाँ पे होगी बोन पियर्सिंग। तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, बोन में ड्रिल से छेद करेंगे। उनके अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उस पर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा,
छेद करेंगे और यहाँ से क्या लेंगे, ये जो बोन मैरो है इसको शिफ्ट करेंगे, यानी कि इनका पहले कल्चर होगा, टिश्यू कल्चर कराएंगे, ये टिश्यू कल्चर कराएंगे। उसके बाद जो भी टेक्निक्स होती हैं उसके बाद यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होगा। तो ये था पूरा ब्लड कैंसर के बारे में। अगर आप लोग और भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि और भी अगर आप लोगों को जानने की इच्छा है, और भी कोई अलग टॉपिक है, कोई और बीमारी है, ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट शेयर में बताइए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब